निधि सब्जी रोटी बनाकर दीपक से मिलने पार्क में जाती है और दीपक को खाना देती है। दीपक शौक से खाना खोलता है और रोटी तोड़कर जैसे ही पहली बाइट लेता है तो उसे जली जली रोटी लगती है। तभी दीपक निधि से कहता है, निधि ये रोटियां तो जली हुई है। वो आज मैंने पहली बार रोटियां बनाई है ना, तो थोड़ी सी जल गई हैं। अरे थोड़ी बहुत होती ना तो चल जाता, लेकिन ये तो पूरी जल चुकी है। अरे इन रोटियों को देखकर ना ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये खाने के लायक भी है। तुम क्या चाहती हो, मैं इसे खाऊं? हद दीपक, एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए रोटियां बनाई हैं, ऊपर से तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने जली हुई रोटियां बना दी है। ठीक है, मत खाओ, मैं लेकर जा रही हूँ। और अगली बार से ना मुझे कुछ बनाने को मत कह देना, कोई फायदा ही नहीं है बनाने का। तुम तो बुराई ही करते रहते हो मेरे खाने की। अरे अरे निधि, तुम तो गुस्सा हो गई। अरे मैं कहाँ बुराई कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा किया तुमने कि रोटी बना दी। देखो कितनी अच्छी लग रही है जली हुई रोटियाँ। हाँ, कल से ना लेकिन ना थोड़ी अच्छी रोटी बनाने की कोशिश करना। धीरे धीरे करके ना तुम सीख जाओगी, मुझे पक्का भरोसा है तुम पर। भरोसा है ना तो खाओ ना मेरी बनाई हुई रोटियां। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि गलतियां ना हो मुझसे रोटियां बनाने में। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं जानता भी हूँ तुम बहुत कोशिश करती हो। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है। गलतियाँ तो इंसान से होती है ना, भगवान थोड़ी आके गलतियाँ करेंगे। लाओ इसे दे दो, मैं इसे ना ऐसे ही खा लूंगा। और हाँ, कल से बनाओगी ना तो कोशिश करना कि थोड़ा अच्छे से बना पाओ, क्योंकि शादी के बाद अगर ऐसी रोटी खाऊंगा ना तो शादी करने का फायदा ही क्या हुआ। लेकिन तुम कोशिश कर रही हो, ये मैं मानता हूँ, इसलिए तो मैं खा रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा जल्दी कोशिश करना कि जल्दी सीख जाओ, वरना माँ को पता चला ना वो सुनाएंगी बहुत। निधि ऐसे ही बार बार रोटियां बनाना सीखती रहती है और गलतियां करती रहती है। दीपक से शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद भी निधि कई दिनों तक तो रोटियां जान के ही नहीं बना रही थी, ताकि किसी को पता न चले। जब बनाती है तो उसे रोटियां जल जाती है और वो बार बार दीपक को ही खाने को देती है। ऐसे ही एक दिन निधि रोटी बना रही होती है कि तभी उसे रोटियां जल जाती हैं और रोटियां देखकर वो खुद से कहती है, हे भगवान, ये सारी रोटियां जल गईं, अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी को पता चला कि मैंने रोटियां जला दी तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। दोबारा आटा लगाकर मैं रोटी बनाऊं, इतना तो समय भी नहीं है मेरे पास। निधि उन्हीं रोटियों में घी लगाकर टेबल पर जली हुई रोटियां ही लगा देती है। तभी निधि का पति दीपक आता है और खाना खाने बैठता है। दीपक जली हुई रोटियां देखकर निधि से कहता है, निधि ये क्या है, आज तूने फिर से रोटियां जला दी। तुम्हारे कारण ना फिर मुझे माँ से सुनना पड़ जाएगा। अरे इतना टाइम हो गया हमारी शादी हुए, तुम सही से रोटी बनाना सीख नहीं पाई। अरे कोशिश तो करो यार, अच्छे से सीख जाओगी। ट्राई तो किया करो कि अच्छी रोटी बन जाए। मैं क्या करूं दीपक, मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन हमेशा ही मुझसे रोटियां जल जाती हैं। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने खाना बनाना सीखा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और थोड़ा खाना खराब भी हो गया तो क्या तुम मुझे ऐसे बोलोगे? अच्छा ठीक है, अब तुम उदास मत हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ ना कि धीरे धीरे ना तुम अच्छा खाना बनाना सीख जाओ, क्योंकि माँ को ना खाने का बहुत शौक है और ऐसी जली हुई रोटियां ना वो कभी पसंद नहीं करेंगी। माँ जी को तो वैसे भी मैं कभी पसंद आई ही नहीं हूँ, फिर चाहे मैं जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर लूँ, लेकिन माँ जी को मैं पसंद नहीं आऊंगी। पहले तो मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन अब तो मैं सब्जी दाल सब कुछ बना लेती हूँ। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है निधि। तुम हर बात पे इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो? अरे तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ हो ना, तो चलो अब एक काम करो, ये सारी रोटियां खा लो। क्या ये सारी जली हुई रोटियां मैं खाऊं? अरे यार, ये जली हुई रोटियां मैं रोज रोज कैसे खा सकता हूँ, वो भी इतनी सारी। देखो अब अगर माँ जी आएंगी तो वो जली हुई रोटियां देखेंगी तो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। एक काम करो, सारी रोटियां खा लो और माँ जी को बोल देना कि मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सारी रोटियां खा ली, इसलिए माँ जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और मैं बच भी जाऊंगी। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। बस तुम प्यार से बोलो मुझे और माँ के आगे मुझे फंसा दो। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा मैं फंस जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अब प्यार किया है तो डरना क्या। ठीक है, मैं ना पति होने का फर्ज निभाऊंगा और माँ के आगे सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लूंगा। मैं खा लूंगा ये सब कुछ। हाँ, लेकिन तुम भी तो कोशिश करो ताकि ना तुम जल्दी से ना सीख जाओ और मुझे ऐसी जली हुई रोटियां ना खानी पड़े। क्या पता किसी दिन मेरी हिम्मत टूट गई ना तो फिर तुम्हें माँ के प्रकोप से कोई बचा नहीं पाएगा फिर। अच्छा ठीक है, इतना भी मत सुनाओ, हो जाता है। मैं कर तो रही हूँ ना कोशिश, मैं क्या पता कल सीख ही जाऊंगी अच्छी रोटियां बनाना।
निधि के खाने के बाद दीपक वो सारी रोटियां खा जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ जब निधि की सास उमा आती है और वो एक भी रोटी नहीं देखती तो कहती है, अरे बहू, तूने फिर आज रोटियां नहीं बनाई? अरे मैं तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि रोटियां बना दिया कर। हमारे घर में सब लोग ज्यादा रोटी ही खाते हैं, लेकिन तू है कि हमेशा ही चावल बनाकर रख देती है। आज क्यों नहीं रोटियां बनाई तूने? माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं खाने का कितना शौकीन हूँ, और इसने इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, और मैं एक के बाद सारी रोटियां खा गया। इसने मुझे मना भी किया था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं खा गया माँ, इसलिए सारी खत्म हो गई। माफ़ कर दो माँ, इसकी कोई गलती नहीं है। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि कुछ रोटियां आपके लिए बचा के रख दूं। अरे पागल, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तुझे खाना अच्छा लगा और तूने खा ही तो लिया। खाने के लिए थोड़ी ना रोक टोक है। चल बहू, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मेरा बेटा ऐसी खुशी से खाना खाता है ना तो उसके शरीर को और भी खाना लगता है। लेकिन कल से जब तू रोटी बनाएगी तो थोड़ा ज्यादा बनाइयो। दीपक को भी रोटी अच्छी लगती है और मुझे भी। ठीक है ना, बना लेगी ना रोटी? जी माँ जी। दीपक और निधि मिलकर उमा को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। उमा भी कुछ नहीं कहती, लेकिन निधि का भी रोज का ही नाटक हो गया था। वो रोज ही रोटियां जला देती और बचने के लिए दीपक से वो सारी रोटियां खाने को कह देती है, और बाद में दीपक के रोटियां खाने पर ये बहाना मार देती है और बच जाती है। वैसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उमा को फिर से खाने के लिए रोटियां नहीं मिलती तो वो ये देखकर मन में बहुत गुस्सा करती है। अरे अब तो हद ही हो गई है। बहू का रोज रोज नाटक हो गया है और उसका साथ दीपक भी दे रहा है, और उसी को इतनी सारी रोटियां थोड़ी ना खा सकता है। या फिर बहू रोटियां ही नहीं बना रही है जिसे ढकने के लिए दीपक उसका साथ दे रहा है। मुझे अब इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ये दोनों मियाँ बीवी की क्या जुगलबंदी चल रही है, इसका मैं पता लगा कर रहूंगी। उमा को अब अपनी बहू पर शक होने लगा था और वो अपनी बहू के ऊपर नजर रखने लग गई थी। कई दिनों तक तो वो दूर से ही देखती है निधि भी रोटियां बना रही है, लेकिन एक बार जब निधि रसोई में रोटी बना रही होती है तो उमा बहू के पीछे खड़ी हो जाती है और निधि को रोटियां बनाते हुए देखती है। तो वो देखती है कि निधि सारी रोटियां जला रही है। ये देखकर उमा अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या है, तू ये सारी रोटियां जला क्यों रही है? तुझे रोटी बनाना नहीं आता है क्या? तू हमेशा ऐसी जली हुई रोटियां बनाती है। मेरे बेटे को जली हुई रोटी देती है जिसे वो प्यार में आकर खा भी रहा था। माँ जी आप यहाँ? बहू अब तू डर क्यों रही है? हाँ, मैं यहाँ तेरे पीछे ही हूँ। अब तू बताएगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सारी रोटियां क्यों जल रही है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझे रोटियां बनानी नहीं आती है। आप मुझे सुनाओ ना, इसलिए अब तक दीपक हमेशा जली हुई रोटियां खा लेते थे। हे भगवान, बहू तू भी पागल है पूरी। अरे तुझे रोटियां बनाना नहीं आता तो मुझे बताती ना, मैं तुझे सिखा देती। सच उमा के आगे आ जाता है और अब उमा अपनी बहू को रोटियां बनाना सिखाने लगती है। ज्योति एक बहुत ही सुंदर और अच्छे घर की लड़की थी। ज्योति को अपने रूप और गोरे रंग का बहुत घमंड था, जिसके कारण वो जब भी किसी काली लड़की को देखती तो उसका मजाक बनाना शुरू कर देती, जिसके लिए उसके घर वाले, उसके दोस्त सभी उसको बहुत समझाते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन ज्योति के लिए कुणाल नाम की लड़की का रिश्ता आता है और सभी परिवार वालों की रजामंदी से कुछ दिन बाद ज्योति और कुणाल की शादी हो जाती है और ज्योति बड़ी ही खुशी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। अगली सुबह ज्योति अपनी सास मीता के कमरे में चाय लेकर आती है और बोलती है, माँ जी मेरी शादी हो गई, मैं विदाई करके अपने ससुराल आ गई। अब तो मेरी ननद से मुझे मिलवा दो ना। अरे ऐसी भी क्या पढ़ाई है जो अपने सगे भाई की शादी में ना आए? मिलवा दूंगी बहू, अब तो तुझे पूरी जिंदगी यहीं रहना है हम लोगों के साथ। कल उसका फोन आया था, उसके पेपर खत्म हो गए हैं, बस 1-2 दिन में आने ही वाली होगी। उसके बाद जी भर के मिल लेना। जी माँ जी। कहाँ हो मैडम? तुम तो सुबह होते ही गायब हो गई। मुझे नाश्ता दो यार, मैं निकलूं वरना लेट हो जाएगा और बॉस मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे देगा। आती हूँ माँ जी, कमरे में ही हूँ, अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए। फाइन, पर जल्दी। आ गई। कहिए क्या हुआ,
क्यों पूरा घर सिर पे उठा रखा है आपने? बोल दिया मैंने जो बोलना था और तुमने भी सुन लिया और रिप्लाई भी कर दिया, वही फॉलो कर रहा हूँ। बाप रे, सुबह सुबह नाश्ते से ज्यादा तो आपका मूड गर्म है। नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक दूं? तुम्हारी मर्जी, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। ओके। कुछ समय बाद कुणाल नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और ज्योति भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजती है और ज्योति जाकर गेट खोलती है और एक काजल से भी ज्यादा काली लड़की को खड़ी देखकर बोलती है, काली देवी जी, लगता है आप किसी गलत पते पर आ गई हैं और आज तो शनिवार भी नहीं है जो मैं आपको तेल दूं। ये क्या मजाक है? आप हो कौन जो मेरे घर में ही खड़ी होकर मेरा मजाक बना रही हो? तुम्हारा घर, तुम्हारा दिमाग खराब है। देखा है अपने आप को, तुम घर के किसी बर्तन से भी मैच नहीं खाती। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएंगी कि मैं अपनी फैमिली से मैच करती हूँ कि नहीं? गुड। देखो, मेरा टाइम खराब मत करो और जाओ यहाँ से। तुम जैसी काली भूतनी का रिश्ता मेरे घर के कभी तवे से ना हो। आई बड़ी घर की बेटी बनने वाली। मेरे पूरे खानदान में किसी के ऊपर काला निशान तक नहीं है और खुद को देखो, जिसमें काले के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा इस घर से। हद है यार, आप हो कौन जो मेरे ही घर में खड़ी होकर कब से मेरे ऊपर कमेंट्स करती जा रही हो? माँ, माँ। ज्योति और रूपा दरवाजे पर खड़े होकर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी रूपा जोर से अपनी माँ को आवाज देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ मीता अपने कमरे से बाहर आती है और रूपा को गेट पर खड़ी देखकर हैरान हो जाती है और दरवाजे पर जाकर चुपचाप बिना कुछ बोले रूपा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है, जिसे देखकर ज्योति को बहुत हैरानी होती है और वो बोलती है, माँ जी, आप इस लड़की को घर के अंदर क्यों लेकर आई हैं? ये लड़की हमारे घर से जरा भी मैच नहीं खाती। देखो कितनी काली है ये। पहले तो आप अपनी बकवास बंद करो। आखिर ये है कौन माँ जो कब से मुझे काली काली बोल रही हैं? हाँ तो हाँ बोलूंगी ना। तुमसे तो कम काला काजल होता है। कभी देखा है खुद को आईने में? काली भूतनी। भूतनी? तुमने मुझे भूतनी कहा? तुम अभी निकलो इस घर से, निकलो। पागल लड़की, तू निकल मेरे घर से। अरे बस करो तुम दोनों, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों की दोनों। कब से कचकच मचा रखी है, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगी। जी माँ जी, आप ही बोलिए। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है इसको देख देख के। ज्योति बहू, तुम कब से अपनी ननद के लिए पूछ रही थी ना? तो यही है रूपा, कुणाल की बड़ी बहन। और रूपा, ये तुम्हारी भाभी है, कुणाल की पत्नी। अब सबको जवाब मिल गया, तो जाकर अपना अपना काम करो। माँ जी, ये मेरी ननद है, वो भी इतनी काली। मतलब ये तो घर में किसी से मैच ही नहीं खाती। कुणाल को देखकर, आपको देखकर लगता ही नहीं है आपकी बेटी है। जानती हूँ बहू, तुम इसके रंग की वजह से बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब तो भगवान की देन है ना। माँ, आपने छोटी की शादी कर दी, घर में बहू ले आई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है, उस टाइम तो पेपर देने में बिजी थी, तो हम लोगों ने तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। माँ, मेरे छोटे सगे भाई की शादी थी, किसी बाहर वाले की नहीं। लेकिन आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आपने मुझे मेरे काले रंग की वजह से नहीं बुलाया। आज तक सिर्फ बाहर वाले लोग मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन घर वालों ने भी मुझे नहीं छोड़ा। माँ, आपने ये ठीक नहीं किया। तो क्या करती, तुझे बुलाकर अपने बेटे का रिश्ता भी तोड़वा देती क्या? तेरी शादी तो तेरे रंग की वजह से नहीं हो रही, अब तेरे भाई को भी कुंवारा बैठाए रखती। इतना कहकर रूपा अपने कमरे में चली जाती है और सभी लोग अपने काम करने लगते हैं। कुछ समय बाद शाम को जब कुणाल ऑफिस से घर आता है, तो ज्योति उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कुणाल को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ज्योति रूपा को उसके काले रंग के कारण कहीं भी नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती और रूपा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज ज्योति के मायके से उसकी माँ का कॉल आता है और वो सभी को अपने घर बुलाती है, जिसे सुनकर ज्योति के दिमाग में रूपा की इंसल्ट करने का एक और प्लान आता है और वो अपने सभी घर वालों को लेकर अपने मायके जाती है। सभी लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ज्योति का कजन ब्रदर प्रिंस आकर बोलता है, और कैसी हो ज्योति, कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ? एकदम मस्त हूँ भैया,
अपना बताइए। पहली बात तो ये कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? ज्योति, आपको तो पता ही है मेरे एग्जाम थे, वरना मैं कभी आपकी शादी मिस नहीं करता। लेकिन अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी न्यू फैमिली से तो मिलवाओ। ओके फाइन। प्रिंस के कहने पर ज्योति अपने ससुराल वालों को प्रिंस से मिलवाती है, सिवाय रूपा को छोड़कर। कुछ समय बाद अचानक प्रिंस की नजर रूपा पर जाती है, जिसे देखकर वो रूपा के पास जाकर बोलता है, हे पहचाना प्रिंस, तुम यहाँ कैसे? हेलो जी, पहचान लिया मैंने आपको। मेरे साथ एग्जाम सेंटर में आप भी तो थे। ये मेरी भाभी का मायका है। मतलब ज्योति आपकी भाभी है? तब तो हम रिश्तेदार हो गए। मतलब नहीं समझी मैं आपका। मतलब मैं ज्योति का कजिन ब्रदर हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। रूपा और प्रिंस आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी ज्योति वहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आती है और उसके काले रंग को लेकर मजाक बनाना शुरू करती है। सभी लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सब देखकर प्रिंस बोलता है, ज्योति, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर किसी को उसके काले रंग से कैसे जज कर सकती हो? तुम खुद अपनी फैमिली का मजाक बना रही हो, तो बाहर वाले तो बनाएंगे ही। शायद तुम भूल रही हो कि आज के टाइम पर किसी को भी उसके कलर से नहीं बल्कि उसके हुनर से जज किया जाता है। आप मेरे भाई होकर इसका साथ दे रहे हैं। अरे आप तो इसे जानते तक नहीं हैं। आज फर्स्ट टाइम मिले हैं आप इससे। नहीं ज्योति, मैं रूपा से चंडीगढ़ में नीट के एग्जाम से मिला था और जिस एग्जाम को मैं क्लियर तक नहीं कर पाया उसमें रूपा जी ने टॉप किया। वो चाहती तो तुम्हें जवाब दे सकती थी, क्योंकि वो बड़ी हैं, केवल उम्र में ही नहीं बल्कि सोच में भी, इसीलिए वो चुप हैं। प्रिंस की ये बात ज्योति के साथ सभी घर वाले भी सुन लेते हैं, जिसके बाद उन सभी को अपनी गलती महसूस होती है और ज्योति के साथ सभी घर वाले भी रूपा से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उनको रियलाइज करवाने के लिए सभी प्रिंस को थैंक्स बोलते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिस्पेक्ट कलर से नहीं, कॉन्फिडेंस और काबिलियत से होती है। रीमा की सास वंदना बहुत मोटी थी। वो एक बार कहीं बैठ जाती तो उठने का नाम ही नहीं लेती थी। मोटे होने के कारण उसका पेट भी बहुत बाहर था, जिसके कारण वो आए दिन गैस से बहुत परेशान रहती। उसकी रसोई में कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन सोडा जरूर मिलता था। उसे पीकर उसे कुछ समय के लिए राहत मिल देती। एक दिन रात के 2 बजे वंदना अपना पेट पकड़े हॉल में घूम रही होती है। तभी उसका बेटा अमित पानी लेने के लिए कमरे के बाहर आता है। माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या आपको? हाँ बेटा, वही पुरानी गैस की बीमारी। लगता है ये बीमारी अब मेरी जान लेकर ही मानेगी। बहुत परेशान हो गई हूँ इससे मैं। एक दिन ठीक रहता है, दूसरे दिन फिर से वही हो जाता है। माँ, आप भी तो कम नहीं है। जब आपको पता है आपको गैस की समस्या है तो तेल वाली चीजों से दूर रहना चाहिए ना। बिना पराठे के तो आपसे खाना खाया नहीं जाता है। बेटा, एक तो मेरे पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है, ऊपर से तू भी चिल्ला रहा है। रहने दे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। आगे से कोई भी परेशानी होगी लेकिन तुझे नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत कीजिए। आपकी समस्या का उपाय सोडा है, जो मैं अभी लेके आता हूँ। उससे आप काले नमक के साथ पी लेंगी ना तो काफी आराम होगा। हाँ बेटा, ला दे जरा, जल्दी ला दे। मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, इसलिए रसोई तक नहीं पहुँच पाई। लाता हूँ, आप आराम से बैठो तो। माँ, फ्रिज में तो सोडे की बोतल ही नहीं है, मैं क्या लेकर आऊँ? बेटा ध्यान से देख, अभी परसों ही तो तू 10 बोतल लेकर आया था। अभी तो मैंने एक भी पी भी नहीं है। तू वहीं देख ध्यान से। माँ नहीं है, आप चाहो तो खुद आके देख लो। अगर मुझे ही आकर देखना होता तो तुझे क्यों बोलती नालायक। कभी जिंदगी में इस लड़के को कोई चीज नहीं मिल सकती। रुक, मैं आकर देखती हूँ। अरे यहाँ तो सच में नहीं थी, इतनी सारी सोडे की बोतल थी, सब कहाँ गायब हो गई? माँ, अभी तक क्या मैं फारसी, अरबी या कौन से लैंग्वेज में कह रहा था जो आपको समझ नहीं आ रहा था? आपके चक्कर में देखो सुबह के 4 बज गए। अब मैं जा रहा हूँ सोने। बेटा ऐसा मत कर, मैं दर्द से मर जाऊंगी। एक काम कर, अपनी पड़ोसन कमला के घर से सोडा ला दे। उसका पति बहुत दारू पीता है, उसके घर में मिल जाएगा। मुझे सोडे से ही आराम होगा। माँ, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है। आप गैस वाली कोई दवा खा लो ना और सो जाओ। मुझे भी सोने दो, मुझे भी नींद आ रही है। और जो सुबह होगी ना तो ला दूंगा सोडा। बेटा तू एक बार चेक तो कर ले,
अगर नहीं उठी होगी तो वापस आ जाना। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर अमित मना नहीं कर पाता और गेट खोलकर घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन कमला अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही होती है। अमित उसके पास जाता है। आंटी जी, वो इतनी रात को आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो माँ की तबीयत खराब है, उनके पेट में गैस बनी है और दर्द भी है। तो क्या आपके घर में सोडा है? अगर है तो दे दीजिए, कृपा होगी आपकी। बेटा तू मुझे फोन कर देता, मैं खुद देने के लिए आ जाती। तुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं आंटी जी, अब उठा हुआ था तो आ गया। अगर आपके यहाँ सोडा है तो दे दीजिए, वैसे भी मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ है बेटा, तू अभी रुक, मैं अभी लाती हूँ। कमला अपने घर के अंदर जाती है और फ्रिज से सोडे की बोतल लेकर बाहर आती है। अमित सोडा लेकर घर के अंदर आता है और अपनी माँ को पीने के लिए देता है। कुछ देर बाद वंदना को थोड़ा आराम मिलता है, जिसके बाद अमित अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तभी उसकी पत्नी रीमा उससे कहती है, आप पानी लेने के लिए अपनी घर की रसोई में गए थे या दूसरे शहर की रसोई में जो सुबह कर दी वापस आने में? अरे पूरी रात काली हो गई यार, माँ के पेट में दर्द था और घर में सोडा भी नहीं था। अच्छा हुआ कमला आंटी के घर में मिल गया और लाके माँ को दे दिया, वरना रात में भागना पड़ता कहीं दूर। अब ठीक है माँ जी? हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे घर में सोडे की बोतल था, लेकिन गया तो गया कहाँ? कोई भूत है क्या हमारे घर में जो उठा के लेके चला गया? वो तो कल मेरे दोस्त आए थे जब आप माँ जी को लेकर मार्केट गए थे, उन्हीं लोगों ने पी लिया सब सोडा। अरे तुम्हारे दोस्त है कि दानव है कोई? अबे कभी सोडा देखा भी नहीं था क्या इन लोगों ने जो सारा पी गए? मेरे दोस्त को कुछ बोलने से पहले अपनी माँ को देख लीजिए, जो सोडे की आदी हो गई हैं। जब भी उनके पेट में दर्द होता है या गैस हो या वो कुछ भी खा ले उन्हें गैस हो जाती है, लेकिन जब तक वो सोडा नहीं पियेंगी तो उनका पेट दर्द ठीक नहीं होगा। यार मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। अमित दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। समय बीतता है और समय के साथ पेट दर्द और गैस के बहाने सोडा पीते पीते वंदना की आदत हो जाती है सोडा पीने की, जिसके चलते आए दिन वो अपने बेटे को सोडा लाने को बोलती। जब वो नहीं लाता तो खुद दुकान से लाकर पीना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी जीरा सोडा पी रही होती है, तभी रीमा उसके लिए नाश्ता लेकर वहाँ आती है। माँ जी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और आप हैं कि बैठी बैठी सोडा पी रही हैं। अभी तो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और रात में भी दलिया ही खाया है, तो फिर सोडा क्यों पी रही हैं? अरे बहू, आज तो मैं बस स्वाद लेने के लिए सोडा पी रही थी, इससे मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाता है। आज मैंने दूसरे फ्लेवर का सोडा मंगवाया है, जीरा सोडा, तू भी टेस्ट करके देख ले। नहीं नहीं, मुझे मत पिलाइए, आप ही पीजिए। सास के साथ अगर बहू भी सोडे की आदत लेने लग गई तो आपके बेटे को सोडे की दुकान खोलनी पड़ेगी। अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है तू बहू? कुछ नहीं माँ जी, आप बताइए नाश्ता करेंगी या सोडा पीकर ही अपना पेट भर लेंगी? अगर सोडा पीकर ही गुजारा हो जाए तो मैं नाश्ता वापस ले जाऊं। नहीं बहू, नाश्ता क्यों वापस ले जाएगी, यही रख, मैं करूँगी अभी। जी ठीक है, करिए। रीमा कमरे से चली जाती है, जिसके बाद वंदना तकिए के नीचे से लेमन सोडा की एक बोतल और निकालती है और पीने लगती है। धीरे धीरे वो एक बार में 4 बोतल सोडा अलग अलग फ्लेवर में पी जाती है, जिसके बाद उसके पेट में नाश्ता करने तक के लिए जगह नहीं बचती। थोड़ी देर बाद शाम को उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने आप से कहती है, आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, बहू से 1 बोतल सोडा मंगा लेती हूँ, शायद आराम मिल जाए, लेकिन पहले ये नाश्ता छुपा दूँ। वंदना नाश्ते की प्लेट को बेड के नीचे छुपा देती है और रीमा के पास जाती है। बहू, बगल वाली दुकान से मुझे 1 बोतल ला दे सोडे की। माँ जी, अभी आप सुबह ही तो सोडा पी रही थी। वो अच्छा, मुझे याद आया, नाश्ते में मैंने आपको गोभी के पराठे दिए थे, शायद उसी से गैस बन गई होगी ना? हाँ बहू हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी, ला दे, वरना जब ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो फिर आराम होने में थोड़ा समय लगेगा। जी माँ जी, चाय बनाकर जाऊं? वो क्या है ना कि अमित जी के आने का टाइम हो गया है, उनके आते ही चाय चाहिए होती है उनको। बहू, तब तक तो मेरे पेट में दर्द और बढ़ जाएगा। तू तो जवान है, हवा की तरह जाएगी और हवा की तरह वापस भी आ जाएगी। जाना बहू।
ठीक है माँ जी, जाती हूँ। लाइए पैसे, तब जाऊँ। पैसे तो मैं अलमारी में ही भूल गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। हे भगवान, कहीं बहू बेड के नीचे छिपा नाश्ता न देख ले। अगर ऐसा हुआ तो अमित के आते ही मेरी शिकायत करना शुरू कर देगी। मैं लेकर आती हूँ बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठिए। वंदना के बहुत कहने पर भी रीमा उसे कमरे में नहीं जाने देती और पैसे लेने खुद चली जाती है। तभी उसके पैर में जमीन में पड़ी कील चुभ जाती है और नीचे झुकते ही वो खाने से भरी प्लेट देख लेती है। साथ ही कमरे की तलाशी लेने पर उसे बहुत सारे सोडे की बोतल भी मिलती है, जिसके बाद वो सब समझ जाती है और नीचे आकर कहती है, माँ जी जब आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से तो आपको गैस कैसे बन गई? बहू खाली पेट भी तो गैस बन सकती है ना। लेकिन ये गैस आपको सोडा पीने से बनी है। आपने एक साथ 4 बोतल सोडा पी लिया, वो भी खाली पेट। आपको पता भी है ये कितना नुकसान करता है। माँ रीमा सही कह रही है। जैसे गैस बनने पे पेट में दर्द होना सोडे से कम थोड़ी होता है। अरे नुकसान करता है। आप अपनी सोडा पीने की आदत छोड़ दो या फिर कम कर दो। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीऊंगी खाली पेट सोडा। अब और भी धीरे धीरे कम कर दूंगी। वंदना अपने बेटे और बहू के सामने सोडा ना पीने को बोलकर उन्हें मना लेती है और खा पी कर अपने कमरे में जाते ही वो फिर से एक सोडे की बोतल निकालकर पीने लगती है। गैस के चलते सोडा पीते पीते उसे पूरी तरह से सोडा पीने की लत लग जाती है, जो कि उसके चाहने से भी नहीं छूटती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।